मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। मृदुला गर्ग द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें, इस पैराग्राफ को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि लेखिका ने अन्य पैराग्राफ में भी बताया था कि उनके घर का वातावरण महिलाओं के लिए स्वतंत्रता भरा था और यही कारण था कि वे सभी बहनें परंपरागत तरीके से घर को भले ही ना चला पाए, लेकिन उन्होंने घर को तोड़ा भी नहीं और शादी जो हुई तो उसे कायम रखा, चाहे वह तलाक के कागार पर रही हो। तलाक के कागार पर का मतलब कि परंपरागत औरतों से जैसी अपेक्षा की जाती है, हो सकता है वैसी अपेक्षा उनसे की गई होगी, वो उस पर खरी नहीं उतरी, इससे कुछ खटपट होता होगा। लेकिन लेखिका और उनकी बहनों ने उस शादी को तोड़ा नहीं। अब शादी के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में गई। वहां का माहौल ऐसा था जहां औरत और मर्द, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग बैठते। लेखिका दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़ के वहां पहुंची थी, स्वतंत्र ख्यालों की थी। अतः ऐसे माहौल में उन्हें थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई। नाटकों में वे अभिनय करने की शौकीन थी, अतः उन्होंने हार नहीं मानी। साल भर के भीतर ही उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और अगले 4 साल तक उन लोगों की मदद से कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उसी नाटक के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। इसके बाद वह कर्नाटक के उससे भी छोटे कस्बे बागलकोट में गईं। तब तक लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में थे, लेकिन उस कस्बे में कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर लेखिका ने कैथोलिक बिशप से एक मिशन स्कूल खोलने की प्रार्थना की, दरख्वास्त मतलब प्रार्थना की। वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से उस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए, ऐसा लेखिका की प्रार्थना थी। पहले तो बिशप ने कहा कि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए वहां स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। जब लेखिका ने तर्क दिया कि गैर क्रिश्चियन बच्चे भी शिक्षा पाने के लायक होते हैं और बहुत आग्रह किया, तब बिशप ने कहा कि कोशिश किया जा सकता है, लेकिन आप एक यकीन दिलाएं, एक विश्वास दिलाएं कि वो स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेखिका को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि स्कूल की तो बात ही छोड़िए, किसी के बारे में ये यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वो अगले 100 बरस तक चलेगा। बिशप को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कह दिया कि खुदा का लाख लाख शुक्र है, बच्चे के पढ़ने ना पढ़ने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। इस प्रकार ये प्रार्थना खटाई में पड़ गई। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु उभर के आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। तलाक के कागार पर उनकी वैवाहिक जिंदगी खड़ी रही, क्यों? क्योंकि लेखिका और उनकी बहनें स्वतंत्र विचारों की थी। उनके घर का जो माहौल था वहां स्त्रियों को स्वतंत्रता थी। लेकिन शादी के बाद जहां उनकी शादी हुई वहां परंपरागत घर था, क्योंकि अपने माता, अपने दादी परदादी से उन्होंने जो शिक्षा पाई थी वो ये थी कि आज़ादी का ख्याल तो अच्छा है,
लेकिन सबके साथ मिलजुल कर चलना है। और यही कारण था कि आजाद ख्यालों की होने के बावजूद भी उन्होंने अपने परिवार से तलाक नहीं लिया। शादी के बाद लेखिका किस कस्बे में रहीं और वहां पर उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया? शादी के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहीं। वहां की स्थिति यह थी कि महिला और पुरुष एक साथ नहीं रहते थे, चाहे वे पति पत्नी ही क्यों न हो, सार्वजनिक स्थलों पर वो अलग अलग दिखाई देते थे। ऐसे में स्वतंत्र ख्यालों वाली लेखिका को बहुत परिश्रम करनी पड़ी और साल भर के भीतर ही उन्होंने उन शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और अकाल राहत कोष के लिए उसी नाटक के माध्यम से पैसा भी एकत्रित किया। कर्नाटक के बिशप ने स्कूल खोलने से क्यों मना कर दिया? लेखिका जिस कस्बे में गई वो कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा बागलकोट था, जहां कायदे का स्कूल नहीं था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि सीमेंट कारखाने के आर्थिक मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। क्रिश्चियन की जनसंख्या कम होने के कारण बिशप ने वह स्कूल खोलने से मना कर दिया। धर्म के नाम पर स्कूल खोलना क्या उचित है? तो इसका उत्तर यही होगा कि बिशप एक विशेष धर्म के नाम पर स्कूल खोलना चाहता था। स्कूल शिक्षा के लिए होता है। किसी भी धार्मिक स्वार्थ ही कहा जाएगा स्कूल धर्म के नाम पर खोलना, इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।